स्वागत आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम देखेंगे क्लास 7 के लिए सब्जेक्ट हमारा साइंस होगा और साइंस की वर्कशीट जो कि मार्च माह में हल करने के लिए स्टूडेंट्स को दी गई है। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन और किस प्रकार से इसका सोल्यूशन हम करेंगे, समझते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, रक्त का बहना रुक गया, इसका क्या कारण हो सकता है ना। पहले तो यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है और इसी प्रश्न के अनुसार हमें यहाँ पर उसके उत्तर निकालना है। जैसे बूझो साइकिल चलाना सीख रहा था, तभी साइकिल अनियंत्रित हो जाने के कारण वो गिर पड़ा, उसके घुटने में चोट लग गई, चोट वाले स्थान से रक्त बहने लगा और कुछ समय के बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया। तो चोट वाले स्थान पर गहरे लाल रंग का थक्का जम गया था। तो बूझो को यह देखकर आश्चर्यचकित है और बूझो के कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। रक्त का बहना रुक गया, इसका क्या कारण है? तो देखिए रक्त का बहना रुकना क्योंकि वहां पर रक्त का थक्का जम चुका था, इस वजह से इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं, रक्त का थक्का जमने से रक्त बहना रुक गया। रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो रक्त के अंदर एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, उसके कारण से रक्त का रंग लाल होता है और लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, है ना। तो लाल रक्त कणिकाओं में लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो हम हीमोग्लोबिन यहां पर लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो रक्त में लाल रक्त कणिका जिसे हम आरबीसीएस, श्वेत रक्त कणिका जिन्हें हम डब्ल्यूबीसीएस कहते हैं, ये होती है और प्लेटलेट्स भी होती है। इसी के साथ में यहाँ पर कौन से रक्त वाहिकाएं रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं? तो प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु भी इन्हें कहा जाता है और ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। यहाँ पर कुछ युक्तियां दे रखी हैं, विद्युत अवयव दे रखे हैं और इनका प्रयोग करके यहाँ पर हमें बंद परिपथ और खुले परिपथ के लिए आरेख खींचना है। तो देखिए बंद परिपथ जो होता है जिसमें धारा का प्रवाह निरंतर होता है, वो बंद परिपथ होता है और वहां पर बल्ब जो होता है वो जलता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम बंद परिपथ का आरेख बना देंगे। इसके नीचे यहाँ पर जो दूसरा परिपथ यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, कुंजी जो है ये खुली हुई है, तो बटन यहाँ पर बंद है, तो इसलिए परिपथ यहाँ पर खुले परिपथ के रूप में है और बल्ब यहाँ पर नहीं जल रहा है, इसमें हम देख रहे हैं बल्ब जल रहा है। तो इस प्रकार से हम खुले और बंद परिपथ के आरेख के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल और उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में या हजामत बनाने में करते हैं। इसी के साथ में उत्तल दर्पण का उपयोग हम वाहनों में साइड ग्लास के रूप में, जो भी वाहन होते हैं उनमें साइड ग्लास के रूप में इस उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, चाल और दूरी के बीच में संबंध लिखिए। तो चाल और दूरी में किस प्रकार से हम संबंध लिख सकते हैं? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय या दूरी बराबर चाल गुणित समय। यदि आपने अपने घर के दीवार के सामने खड़े हैं तो क्या प्रतिबिंब बनेगा? तो नहीं, प्रतिबिंब नहीं बनेगा क्योंकि उसके द्वारा जो परावर्तन होता है वो अनियमित परावर्तन होता है और प्रतिबिंब नहीं बनेगा। फिर यहाँ पर कांच के 3 ग्लास लीजिए, क्रमशः साधारण पानी, थोड़ा गुनगुना ठंडा पानी लीजिए और तीनों में बर्फ डाल करके 5 मिनट के बाद परिवर्तनों को देखिए। तो देखिए जब हम गुनगुने पानी में बर्फ डालेंगे तो वो जल्दी पिघलेगी, उसके बाद साधारण पानी में और सबसे लास्ट में ठंडे पानी में, क्योंकि ताप से बर्फ जो होती है वो प्रभावित होगी, जहां पर उसको ताप ज्यादा मिलेगा तो वो उतनी आसानी से पिघलेगी। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं, गुनगुने पानी में बर्फ जल्दी पिघल जाएगी तथा साधारण पानी में कुछ देर बाद पिघलेगी और ठंडे पानी की बर्फ सबसे बाद में पिघलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु श्वास लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है? क्योंकि धूल के कण हमारे श्वास के माध्यम से अंदर जाने की कोशिश करते हैं और छींक करके हम झटके के साथ में उन्हें बाहर कर देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की गोलाकार आकृति लीजिए। इस आकृति को बराबर खंडों में बांट लीजिए और फिर इंद्रधनुष के 7 वर्णों से इसे पेंट कर दीजिए, मतलब कलर कर दीजिए और आकृति के केंद्र में एक छोटा सा छिद्र बनाइए, पेंसिल डालकर फिरकी बनाइए और इसे तेजी से घुमाइए और अपना अनुभव लिखिए, फिर आपको रंग कैसे दिखाई देते हैं। तो देखिए 7 कलर रहेंगे और 7 कलर को हमें गोल वृत्ताकार आकृति में इंद्रधनुष के रंगों की भांति कलर करेंगे और घुमाएंगे तो सारे रंग जो है वो एक दूसरे में मिल जाएंगे और हमें सिर्फ एक ही रंग नजर आएगा और वो जो रंग होगा वो श्वेत रंग होगा, है ना। तो इस प्रकार से श्वेत रंग हमें नजर आता है क्योंकि सब एक दूसरे में मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि एक तो अपाचन का भी उदाहरण दे सकते हैं,
उसी प्रकार से चींटी के डंक का, जैसे चींटी जब काटती है तो यह एक त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है और यह डंक के प्रभाव को हम नमी युक्त खाने का सोडा अथवा केलामाइन विलियन मिलाकर के इसको उदासीन कर सकते हैं। तो चींटी काटती है, थोड़ी सी सूजन आ जाती है, अम्ल हमारे शरीर में पहुंच जाता है और उसके अम्लीय प्रभाव को हम दूर कर सकते हैं नमी युक्त खाने के सोडा अथवा केलामाइन से। चलिए, इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, इसका क्या कारण है? तो देखिए, सर्दियों में इसका कारण होता है कि ऊनी वस्त्र जो होते हैं ऊष्मारोधी होते हैं और इसके रेशों के बीच में वायु फंसी होती है और उसी कारण ये हमें ठंड से बचा लेते हैं और गर्म रखते हैं। फिर यहाँ पर समतल दर्पण के सामने खड़े होकर के अपना प्रतिबिंब देखें और निम्न बिंदुओं के आधार पर स्वयं प्रतिबिंब की तुलना करें। जैसे आकार के आधार पर तो जितना बड़ा वस्तु का आकार होगा उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण पर उतने ही बराबर आकार का ही बनता है। इसी के साथ में दर्पण से दूरी के आधार पर तो दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाएगी प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर पीछे बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम दूरी का बता सकते हैं। और दाएं हाथ का प्रतिबिंब हमें बायां नजर आता है और बायां का दायां नजर आता है। इस प्रकार से थोड़े परिवर्तन दर्पण में हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक बड़े सभी अक्षरों को लिखें और दर्पण के सामने ले जाएं और उनमें क्या परिवर्तन हुआ। तो देखिए, ए से जेड तक जब हम अक्षरों को लिखते हैं और दर्पण के सामने ले जाते हैं तो कुछ अक्षर जो होते हैं उल्टे दिखाई देते हैं, यानी कि वो उनका प्रतिबिंब उनकी आकार की अपेक्षा उल्टा होता है। और कुछ अक्षर जो होते हैं वो दर्पण के सामने, जैसे ओ है तो ओ को हम रखेंगे तो ओ वैसा ही दिखाई देगा, कोई चेंजेस इसके आकार में नहीं होगा। तो इस प्रकार से कुछ चेंज हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं प्रोजेक्ट वर्क। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 22 मार्च को। और क्यों मनाया जाता है? तो लोगों को जल संरक्षण से जल की समस्याओं के प्रति जागरूक करने के लिए हम जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। आगे यहाँ पर जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को चित्र के द्वारा हमें प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे समुद्र है, समुद्र का पानी वाष्प बन रहा है, उड़कर बादल के रूप में इकट्ठा हो रहा है और बादल हवा के साथ बह करके जा रहे हैं और ये जहाँ ठंडे क्षेत्र होता है वहां पर पानी बूंद के रूप में बरस जाता है, जिससे नदियां नाले वगैरह भर जाते हैं और फिर ये नदी नाले के माध्यम से बहकर पुनः समुद्र में आ जाता है। तो इस प्रकार से हम जल चक्र का प्रदर्शन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या हम भूमि के नीचे निरंतर जल निकाल सकते हैं और ऐसा करने से में भौम जल के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, लगातार हम भूमि के नीचे से जल नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि सभी जगह पर भूमि के नीचे जल हो ऐसा जरूरी भी नहीं होता है। और ऐसा जब हम करते हैं तो भौम जल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भौम जल का जो स्तर होगा वो नीचे चला जाएगा और नीचे गहरा चला जाएगा। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है, भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति किस प्रकार से होती है? तो भौम जल स्तर की जो पूर्ति होती है वो पुनः वर्षा होने पर हो जाती है और वर्षा से भौम जल स्तर में वृद्धि भी हो जाती है, यानी कि भौम जल स्तर जो होता है थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। जल की बचत को दर्शाना है तो एक ड्राइंग तैयार कीजिए। तो ड्राइंग आप स्वयं कर लीजिएगा क्योंकि ये ड्राइंग यहाँ पर संभव नहीं है इसमें। इसी के साथ में आगे बात करते हैं, अपने दादा दादी से पूछ करके लिखिए कि वे अपने समय में किन किन स्रोतों से पानी पीते थे और क्या आज इन समस्त स्रोतों का पानी पीने योग्य है या नहीं, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, दादा दादी के समय में नदी है, कुएं हैं, बावड़ी है, तालाब आदि का उपयोग पीने में करते थे, परंतु आज के समय इनका जल प्रदूषित होने के कारण से हम पीने में नहीं कर पाते हैं। आज हम सिर्फ ट्यूबवेल और कुएं तक सीमित रह गए हैं और बाकी ये प्रदूषित इनका जल हो जाता है, इस वजह से हम इनका उपयोग पीने में नहीं करते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हम प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं जल्दी ही एक और अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।